Hello guys, welcome back to another episode of Dribble and Dialogue. NBA कॉन्फ्रेंस फाइनल्स जोरों शोरों पे चल रहे हैं. आज हमने बहुत ही क्रेजी गेम देखा पेसर्स और निक्स का. यहाँ पे मिक्स्ड फैंस हैं. कुछ लोग यहाँ पे दो जने आई थिंक निक्स फैंस हैं, दो लोग पेसर्स को सपोर्ट कर रहे हैं. मैं बता दूं मैं निक्स को सपोर्ट कर रहा हूँ, विवेक पेसर्स को कर रहा है. बम्बा अभी मिक्स्ड है, बम्बे की कोई वैसे नहीं है, इसका कोई पर्सनल फेवरेट नहीं है दोनों टीम में. और आशीष भी शायद मेरे हिसाब से निक्स को सपोर्ट कर रहा है, बट अगेन निक्स को सपोर्ट कर रहा है. तो आज हम डिस्कस करेंगे पेसर्स और निक्स सीरीज को, और सेकंड एपिसोड में इसके बाद हम एक और एपिसोड आज ही रिलीज करेंगे, उसमें हम ओकेसी को डिस्कस करेंगे, एसजीए को डिस्कस करेंगे. तो आज के एपिसोड की शुरुआत में भाई सबसे पहले मैं बम तुझसे ही पूछूंगा, पेसर्स का बड़ा फैन है, आज के गेम को देख के या ओवरऑल पेसर्स को देख के तुझे क्या लग रहा है भाई? भाई मैं ना लोटा हूँ, लोटा. जो टीम जीतेगी ना उस तरफ पलट जाऊंगा. इस सीरीज में खासकर जब से बॉस्टन बाहर हुई है, मुझे ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में ढेले भर का इंटरेस्ट नहीं है. मैं सिर्फ और सिर्फ ज्ञान बांटने के लिए देख रहा हूँ, और कोई काम नहीं है. ठीक है ना. तो भाई आज के गेम से ना देख, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मजा जो है ना वो आया था भाई, आइकॉनिक सेलिब्रेशन रिक्रिएटेड बाय हैलीबर्टन. और उसके ऊपर सेकंड चीज भाई, जो 0.2 सेकंड्स बचे थे और उसने आउट ऑफ बाउंड थ्रो में कैट को ही दे दिले मार ले. भाई आइकॉनिक नंबर 2, मजा आ गया. भाई पेसर्स की तारीफ करते हैं, लेकिन क्या आउटस्टैंडिंग गेम खेला है. 2:45 रह गए थे लास्ट क्वार्टर में, 14 पॉइंट की लीड थी भाई, उतार दी पूरी विद बजर बीटर तो है ही. तो कमाल एडजस्टमेंट्स ऑन डिफेंस भाई, इतने टर्नओवर फोर्स करे निक्स के, 15 टर्नओवर कराए, जबकि निक्स इज अ वेरी सॉलिड टीम, वेरी यू नो आइकॉनिक टीम, जो सटल ऑफेंस खेलती है, सेटअप करके खेलती है. निक्स जैसे फास्ट ट्रांजिशन नहीं खेलती. उनको टर्नओवर्स कराए, देन 14 पॉइंट की लीड रिकवर कर ली. व्हाट अ शूटिंग नाइट फॉर सम ऑफ देयर रोल प्लेयर्स. पेसर्स का बेस्ट पार्ट आज यही था. अगर आप पेसर्स वर्सेस निक्स कंपेयर करो, दोनों के मेन प्लेयर्स ने अच्छे पॉइंट्स खेले. ऐसा नहीं है निक्स बहुत गंदा खेली, बट रोल प्लेयर्स एंड बेंच प्लेयर्स फॉर पेसर्स स्टेप्ड अप. पेसर्स की बेंच ने यार 31 पॉइंट्स टू शायद 16 या 17 आउटस्कोर कराए निक्स की बेंच को. सो अ कंप्लीट एनबीए गेम बाय पेसर्स. टाइमली टाइम आउट्स, गुड डिफेंस, हसल प्लेज, आइकॉनिक मोमेंट्स, clutch 3-pointers and a buzzer beater. There was nothing left in the game that आपको कोई NBA final में देखना हो. So I think भाई Pacers was outstanding in game 1. ओके विवेक, तुझे क्या लगा भाई पेसर्स को देख के? भाई पेसर्स के लिए एक लाइन में मैं बोलूँगा, दिस टीम नेवर गिव्स अप. 14 पॉइंट कमबैक किया इन अंडर 3 मिनट्स. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द क्रेजीएस्ट कमबैक जो मैंने कभी देखा हो. recency bias हो सकता है, but I think this is maybe the craziest. And ये comeback उनका one off नहीं है. This is what Pacers has been making a trend. ठीक है, तो Pacers को तुम ऐसा मत सोचो that it is just a cool story. It is definitely a problem. मैं तुम्हें जो बम्बा ने बोला सबसे अग्री करता हूँ, बट उसके आगे कुछ चीजें ऐड करता हूँ. Pacers के लिए went from missing playoffs in 2023 to back conference finals. कुछ की स्टैट्स बताता हूँ. 50+ wins in 2025. This is the first time since Paul George era. Number 1 offense in playoff in 2024. Number 2 offense in playoffs in 2025. 4-1 in playoff series record in Halliburton era and still continuing. अब मैं players की बात करता हूँ तुम्हारे लिए. Tyrese Halliburton is the engine of the team. 14% of the NBA players called him overrated. Now he's turning out to be the most clutch player in the playoffs. Pacers, he took Pacers from 29th in assist in 2022 to number 1 passing team. This is the importance of Halliburton. अब उनकी elite supporting cast की बताता हूँ मैं तुम्हें. Pacers don't have a big 2 or a big 3, they have a deep 10. Key players, Pascal Siakam, championship presence, and he's a Swiss Army knife. Miles Turner, elite rim protection, stretch big, 40% from 3-point in playoffs. Andrew Nembhard, steel machine, very underrated two-way threat. Aaron Nesmith, another playoff riser capable of magical performance. आज देख लिया हमने 5 threes in fourth quarter in playoff, which is an NBA record, and it is borderline Tracy McGrady territory. Bench भी elite है उनकी. And 2024 में यानिस को निपटाया, 2025 में फिर से यानिस को निपटाया, एंड दे क्रश्ड अ 64 विन कैव्स टीम इन 5 games.
और क्लच फैक्टर के तो क्या कहने भाई, 4 overtime wins in last 2 postseasons. This team is highly underrated and I think it is a problem, definitely a championship caliber team. ओके एक role मैं थोड़ा सा player इसमें पे- हाँ शिवम बोल। नहीं, मैं सिर्फ एक रोल प्लेयर पे ऐड करूंगा कि डिस्पाइट उनके पांचों प्लेयर 10 प्लस पॉइंट्स पे थे, विद नेस्मिथ स्कोरिंग 8 आउट ऑफ 9 लाइट्स आउट शूटिंग 6 3-pointers in fourth quarter, which is the NBA record, joint record for playoff game in one quarter. Also 4 out of 4 in comeback rally में 4 out of 4 3-pointer थे उसके भाई. This is amazing performance when you are away from your stadium, मतलब अवे खेल रहे हो, 14 पॉइंट की लीड है, 2.45 ऑन द क्लॉक. भाई सुपर्ब रोल प्लेयर्स. मतलब हमने बेंच की बाकी टीम्स की बहुत बात करी थी, बट मेकिंग कॉन्फ्रेंस फाइनल्स 2 टाइम consecutive इज नो लक, इट्स शेयर डोमिनेंस. ओके एक पॉइंट और ऐड करूं, हाँ विवेक। इनकी जो बेंच है ना, इनकी टीम में there are 8 players who are averaging 8 plus points per game in 2025 playoffs. I don't Okay. think so there is any other team. पेसर्स की मैं भी ऐड करता हूँ इसमें। पेसर्स की अपन डीप टीम्स की बात करते हैं एनबीए में, ओकेसी अपन कहते हैं इज़ अ वेरी डीप टीम, और ये एरा आई थिंक स्टार्स का नहीं है, डीप टीम का एरा है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि डेप्थ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेसर्स की टीम डेप्थ की अगर मैं बात करूँ, आई थिंक ओकेसी के बाद दिस इज़ वन ऑफ द डीपेस्ट टीम्स इन दी एनबीए अभी, एटलीस्ट इन दीज 4 टीम्स। ओके, बॉस्टन की भी डेप्थ की अपन बात कर चुके हैं। वाई आई एम सेइंग कि पेसर्स बहुत ज़्यादा डीप टीम है। अगर तुम इसका देखोगे, their bench scoring average is 38.1 points per game. This is second highest in this playoffs. ठीक है, Toppin, Neesmith, all these guys are shooting 47% plus अभी तक इस playoffs में। ठीक है, ओबी टॉपिन जिसको तुमने आज 4th quarter में देखा था, इसकी नेट रेटिंग इज +7.6 ऑफ द बेंच, वन ऑफ द हाईएस्ट इन दी एनबीए। जो इनका सेकेंड यूनिट है वो सिर्फ पेस के साथ, जो जिस हिसाब से इनका सेकेंड यूनिट आता है, एनर्जी अगर तुम देखोगे बिल्कुल भी एनर्जी में कहीं पे भी कोई ड्रॉप ऑफ नहीं है। डिफेंसिवली बेंच इनकी स्ट्रॉन्ग है, और सबसे बड़ी बात केमिस्ट्री, बहुत ज़्यादा गजब की केमिस्ट्री है। नो ईगो बास्केटबॉल खेलते हैं। दिस इज़ दी ओनली टीम इन दी एनबीए हु इज़ एवरेजिंग 115 पॉइंट से ज़्यादा, विद नो प्लेयर एवरेजिंग मोर देन 20 पॉइंट्स पर गेम इन दिस प्लेऑफ्स, या ओवरऑल तुम रेगुलर सीजन भी देख लोगे तो 115 पॉइंट का टीम एवरेज है, पर कोई प्लेयर 20 पॉइंट से ज़्यादा एवरेज नहीं कर रहा। ये दिस टेल्स यू कि कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, कितना ज़्यादा रिलायंट है व्हेन इट कम्स टू स्कोरिंग ऑन एवरी अदर प्लेयर। इस टीम में भाई कोई भी प्लेयर, कोई भी बंदा गेम चेंजर हो सकता है। कंप्लीट बैलेंस टीम है जो अभी तक, एटलीस्ट ऑन दी ऑफेंसिव साइड, जो अभी तक अपन को दिखा है। आशीष, तुझे कुछ ऐड करना है भाई पेसर्स में? नहीं, तेरे से पूछना पहले, निक्स को क्यों कर रहा है सपोर्ट फिर? मैं तो तुम्हें पेसर्स के बारे में बता रहा हूँ, बाकी निक्स के बारे में भी बताऊंगा, बट पेसर्स ओवरऑल काफी ज्यादा सही खेल रही है, मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ। हाँ आशीष। यार सही चीज़ है कि मतलब पेसर्स की तुम डेप्थ की बात कर रहे हो, तो आई थिंक द डिफरेंस बिटवीन पेसर्स एंड निक्स, ये काफ़ी बड़ा पॉइंट है कि निक्स जो है कम रोटेशन के साथ खेलती है और पेसर्स के पास रोटेशन प्लेयर्स काफ़ी सारे हैं। तो आज तुम देखोगे यार, गेम किसी भी तरफ गिर सकता था। मतलब ऐसा नहीं कि निक्स बुरा खेली है, निक्स बहुत अमेजिंग खेली है। ये कह सकते हो कि लास्ट का जो 17-6 का जो रन था जो पेसर्स ने किया, उससे गेम काफ़ी चेंज हो गया था इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एज वेल। बट गेम अभी है यार। जेलन ब्रंसन रेगुलर सीजन का क्लचेस्ट प्लेयर था, क्लच प्लेयर ऑफ द सीजन रहा हुआ है जेलन ब्रंसन, और आज क्या खेला है मतलब ब्रंसन। मेरे को तो नहीं लगता कि कुछ उसकी कमी थी लास्ट में। बस मुझे ये लगा था कि जो 2 कॉल्स हुए थे, एक तो हुआ था कि जो गोल टेंड हुआ था वो कॉल नहीं हुआ था जेलन ब्रंसन की लेअप पे, और पास्कल सियाकम का जो आउट ऑफ बाउंड्स कॉल था वो कॉल नहीं हुआ था। तो वहां पर 4 पॉइंट का, ओटी की बात कर रहा हूँ मैं, 4 पॉइंट का एक तरीके से टर्न अराउंड हो गया था। बट वो ठीक है, वो दिक्कत नहीं है पॉइंट्स की, बट गेम एट पार था दोनों टीम्स का। ओके, पेसर्स की अपन ने बात कर ली। बम, माना निक्स आज हार गई एक गेम, इट्स ओके, होम टर्फ पे अपना पहला गेम उन्होंने, तुम कह सकते हो चौक जाओ भी था, बट मैं तुझसे पूछूंगा, निक्स भी भाई सेकेंड ईयर कंसेक्यूटिवली ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल्स में आई है, तो तेरे को निक्स के क्या पॉजिटिव लगते हैं गोइंग फॉरवर्ड, या निक्स तुझे एज अ टीम सही क्यों लगती है? यार निक्स है ना, बहुत ही मतलब ओल्ड फॉर्म ऑफ एनबीए खेलती है, बहुत ही स्लो बास्केटबॉल बना के 24 क्लॉक यूज करके जेलन ब्रंसन को स्पेस देके खेलते हैं, विच इज़ द फैक्टर वाई जेलन ब्रंसन इज़ द बेस्ट क्लच प्लेयर राइट नाउ इन एनबीए।
और ऐसा नहीं है कि निक्स खराब खेली है, निक्स ने भाई उतना ही अच्छा खेला जितना पेसर्स ने खेला है. पेसर्स हैड मोर क्लच गेम राइट टुडे ओवरऑल, तो इसलिए वो निकाल लिया. जेलन ब्रंसन की परफॉर्मेंस देखो यार, 45 पॉइंट्स 43 पॉइंट्स मारे. कैट की देखो 35 पॉइंट्स मारे. और आई थिंक जो उनका मेन फाइव है वो अच्छा ही खेल के गया है. देयर वाज नो सिंगल प्लेयर जिसने खराब खेला हो. बेंच निक्स की थोड़ी सी वो डेप्थ नहीं है बेंच में, और वो बेंच को टॉम थिबोडो यूज भी नहीं करता, which is why he's facing a lot of criticism, not just this game but throughout the playoffs. फैंस ने, BBC ने, NBA डेली मेल ने, सब ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है टॉम को कि भाई ये बेंच को ज़्यादा यूज़ नहीं करता, एनर्जी नहीं आती है. दैट इज़ द रीज़न कि निक्स के स्ट्रेच गेम्स में फटीक का बहुत ज़्यादा इशू है. तो दैट इज समवेयर आई फील कि अगर ये गेम सीरीज 7 तक जा रहा है तो निक्स माइट हैव अ प्रॉब्लम, बट निक्स इज प्लेइंग एन अमेजिंग गेम. भाई वो ऐसे नहीं है कि वो बहुत हल्के में आए यार, वो बॉस्टन को हरा के आए, तो इट इज़ नॉट लाइक कि लकीली यहाँ तक पहुँच गए. मैनेजमेंट थोड़े से ऑफ टाइमली टाइम आउट्स थे आज भी उनके. जब पेसर्स का वो रन था लास्ट क्वार्टर में, तब टाइम आउट ही नहीं लिया कि डिफेंसिवली ब्रेक नहीं कर पा रहे तो टाइम आउट से फ्लो तोड़ने का ट्राई करो. टाइम आउट लिया जब 1 पॉइंट की लीड रह गई थी, तब जाके टाइम आउट लिया जब 14 की कवर कर ली. तो आई थिंक एज अ टीम दे आर प्लेइंग गुड, दे जस्ट नीड टू बी मोर केयरफुल, मोर पल्स चेक्ड अराउंड टाइमली टाइम आउट्स एंड यूजिंग द बेंच. ओके विवेक, तेरे से मैं एक बार पूछना चाहूँगा भाई, तुझे निक्स में कोई पॉजिटिव्स, मे बी माना कि तू पेसर्स को सपोर्ट कर रहा है, बट तुझे अगर कुछ लगता हो निक्स में बढ़िया? पॉजिटिव्स नहीं, मैं इसका रिप्लाई कर दूं शिवम का एक. तो माना मतलब माना क्या, ये तो इट्स अ गिवन. जेलन ब्रंसन इज द की टू न्यूयॉर्क निक्स. काफी अच्छा खेला वो. हाउएवर आई थिंक न्यूयॉर्क निक्स इज ओवरली रिलायंट ऑन जेलन ब्रंसन. जब पेसर्स का कमबैक हुआ ना, दैट हैपेंड व्हेन जेलन ब्रंसन वाज ऑफ द कोर्ट. आई थिंक फाउल ट्रबल में आया था, तो ही वाज आउट ऑफ द कोर्ट. सेकंड थिंग, जेलन ब्रंसन हैड अ गुड गेम, बट अगर तुम नंबर ऑफ टर्नओवर्स देखो ना निक्स के, they were 15 turnovers, 15 out of which 15 turnovers. 7 were by Jalen Brunson. So that's a key thing. और बाकी secondly, और इन टर्नओवर्स ऐसा नहीं, आई थिंक पेसर्स ने भी किए डिसेंट 11-12 या 9 ओके. तो जितने भी टर्नओवर्स पेसर्स ने किए आई थिंक, लेकिन पॉइंट डिफरेंशियल ओवर टर्नओवर्स तुम देखोगे ना, तो निक्स ने उतना पनिश नहीं किया पेसर्स को. पेसर्स को 27 पॉइंट्स ऑफ टर्नओवर्स, हाउएवर निक्स स्कोर्ड जस्ट 4. तो वो भी एक प्रॉब्लम है. एंड सेकेंडली एक चीज जो मुझे इस पहले गेम से क्लियर हो गई और पहले से भी क्लियर है ही, इट इज वेरी हार्ड टू गार्ड जेलन ब्रंसन. ऑल्दो पेसर्स इज अ गुड डिफेंसिव टीम, बट मुझे पता नहीं कैसे करेंगे. ब्रंसन फाइंड्स अ वे आउट, बट जो चीज पेसर्स को बेटर करनी चाहिए इज टू गार्ड बेटर दिस गाय कार्ल एंथनी टाउन्स, बिकॉज कार्ल एंथनी टाउन्स हैड अ गुड गेम टुडे. एंड इफ अगर वो ऐसा गेम देता है तो आई थिंक दे विल कॉज अ प्रॉब्लम. और थर्ड चीज, एक और चीज बोलनी है मुझे निक्स के लिए. निक्स में आई थिंक दे शुड यूज, तूने एक पॉइंट बोला कि अगर डीप जाएगा गेम तो पेसर्स हैव गुड नंबर ऑफ प्लेयर्स जो कि आउटरन कर देंगे, आउटलास्ट कर देंगे इनकी रोटेशन को, विच इज 6 to 7 प्लेयर्स. उसमें मेरे को एक सजेशन है निक्स को. निक्स शुड प्ले द डबल बिग लाइनअप ऑफ मिचेल रॉबिन्सन and Cat more, and give some rest to either OG or Josh Hart or maybe a Mikal Bridges. तो उससे ज्यादा उनका इम्पैक्ट बनेगा. और ये जो बंदा है ना मिचेल रॉबिन्सन इज अ गेम चेंजर फॉर निक्स. 4 एवरेज कर रहा है, 4 ऑफेंसिव रिबाउंड्स. ही गिव्स यू वे मोर सेकंड चांस पॉइंट्स देन एनीबडी एल्स. अगर तुम उसका देखोगे गेम, ही इज कंट्रीब्यूटिंग इन द पेंट. द ओनली वरी इज फ्री थ्रो में थोड़ा वो डैमेज कर रहा है. फ्री थ्रो ही कांट कन्वर्ट. आई थिंक बिफोर वी मूव गिरा, मतलब मैं ना यहाँ पे सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि क्यों टर्नओवर पे जो पॉइंट्स हैं वो 27-4 है, बिकॉज निक्स का पेसर्स का गेम ही बेस्ड ऑन ट्रांजिशन है, निक्स का गेम टोटल एंटी ट्रांजिशन है. तो ये हमेशा रहेगा, ये आज की बात नहीं है. एंड दैट इज हाउ दे प्ले. They want to use 24 clock, they want to play half court game rather than a full court game. So वो it will rather ideology change करनी पड़ेगी पूरी अगर वैसा खेलना है तो. Okay. That is where Pacers will beat them.
निक्स भाई एक सेकंड, मैं निक्स को बता ही रहा था कि मैं क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ। तुम बात कर रहे हो बट यार ब्रंसन आई थिंक इन दी करंट टाइम्स स्टिल रियली अंडर अप्रिशिएटेड। यार अगर तुम उसका सिर्फ इस सीजन का देखोगे और इस प्लेऑफ्स का देखोगे, ही इज एवरेजिंग 31, 6 and 4। तुम उसका साइज देखो यार, डिस्पाइट इज साइज भाई फियरलेस अटैकर है वो पेंट में। मतलब पेंट में जितना ज़्यादा वो पेनिट्रेट कर रहा है ना, एसजी के लेवल पे पेनिट्रेट कर रहा है वो डिस्पाइट इज साइज। ठीक है, क्लच में अपन उसकी बात ही करते हैं। आई थिंक ही क्लियरली लीड्स ऑल प्लेयर्स इन क्लच टाइम पॉइंट्स। आज के गेम में भी ही वाज लीडिंग इन क्लच, बट अगेन उसमें नी स्मिथ के 5 तिक्के पड़ गए, बाकी वरना जेलन ब्रंसन वाज अगेन क्रेजी इन क्लच। तुम टर्नओवर की बात कर रहे हो, मिस द क्लच 3-pointer बाय ठीक है यार ठीक है, पॉइंट मिस हो जाता है। हाली का भी पड़ गया था वरना वो भी रह जाता। पड़ गया खैर था? और ये पड़ ही गया था जैसे तैसे करके। पूछो मुझे हैली के बारे में बताता हूँ मैं। हैली तुम लोग को पिछली बार भी एक बताया था, सेकंड। तुम लोग इज्जत नहीं करते हो उसकी। ठीक है मानते हैं। बट एक तुम टर्नओवर्स की बात कर रहे हो ना, एक मैं स्टैट देख रहा था कि जेलन ब्रंसन का हैज द लोएस्ट टर्नओवर रेट अमंग टॉप यूसेज प्ले ऑफ गार्ड्स। तो जितना ज्यादा उसके हाथ में बॉल रहती है उसके हिसाब से ही हैज द लोएस्ट टर्नओवर्स इन द एनबीए इन प्लेऑफ्स करंटली। वो एक बड़ी बात है, प्लस वो ग्रिट और पेस लेके आता है, ग्रिट और प्राइड लेके आता है टीम में, जो आई थिंक वो इंस्पायर करता है। इज क्लियरली द लीडर ऑफ द टीम और वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है अपने बाकी के प्लेयर्स को भी विद इन द न्यूयॉर्क्स लाइनअप। तो आई थिंक ब्रंसन एज अ लीडर गजब का खेल रहा है इस सीजन। आशीष तुझे शायद कुछ ऐड करना है भाई। यार मुझे ऐड तो करना था लेकिन तूने सारी चीजें वो बोल दी है कि ब्रंसन एज अ पॉइंट गार्ड जो खेल रहा है यार। और अभी की बात नहीं यार, लास्ट ईयर भी अगर अपन देखेंगे तो लास्ट ईयर भी प्लेऑफ में काफी अमेजिंग खेले थे और शायद इंडियाना पेसर्स ने ही उनको बाहर किया था। इंजरी कंसर्न्स थे, जॉश हार्ट बाहर हो गया था, काफी सारी चीजें हो गई थी। क्लच में अपन ने इसका गेम देखा ही है और आज भी 3 पॉइंट मिस किया, लेकिन उसके पहले ओवर टाइम के जो पहले के 6 पॉइंट्स थे यार इसी ने स्कोर किए थे। इसी के पॉइंट्स के ऊपर टीम बिल्ड कर रखी है इन लोगों ने ऊपर। और मेरे को लगता है कि ये टीम अगर ये गेम 7 तक अगर जाता है ये सीरीज, तो जेलन ब्रंसन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इस पूरी सीरीज में। तुम में से किसी का इको कर रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। मेरे को देख लेता हूँ मैं। check करता हूँ। मैं करता हूँ, मेरी साइड से ठीक है। मेरी साइड लैपटॉप से कौन है? मैं हूँ। लैपटॉप से ठीक है मेरा। मेरा कौन है वो? इको कैंसिलेशन। चल ठीक है, हाँ खैर कंटिन्यू करते हैं, हाँ, कंटिन्यू करते हैं। मैं फिल्टर कर दूंगा ऑडियो अगर इफ कोई इशू है तो। ठीक है, तो ब्रंसन की अपन बात कर रहे थे, पेसर्स पे आते हैं। भाई विवेक क्यों इतना हाई है पेसर्स पे सबसे पहले, और फिर अपना हैलिबर्टन पे क्यों इतना हाई है, दोनों बता दे। भाई मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी कहा था, आई थिंक ही इज द टॉप 5 पॉइंट गार्ड्स एट द मोमेंट। फिर से रिमाइंड कराता हूँ, स्टेफ करी, शे, लूका, ब्रंसन, हैलिबर्टन। I'll pick him ahead of Harden, I'll pick him ahead of Ja Morant, I'll pick him ahead of Trae Young, I'll pick him ahead of anybody in the NBA at the moment, aside these 4 people. अब बताता हूँ क्यों। Tyrese Halliburton, I think, is the engine, GPS and steering wheel of the Pacers. सब करता है भाई वो इनके लिए, Pacers के लिए। He is the leader of the number 2 offense in playoff this season, supremely clutch, ice cold in crunch time. In this season, he has converted 12 out of 14 shots in the last 2 minutes to take the lead or tie the game. भारी स्टार्ट है भाई ये बताता है कितना क्लच है वो। And assist to turnover ratio is 5.5. That is Magic Johnson territory. इतना अच्छा पॉइंट गार्ड है भाई वो। He is one of the best in isolation. He demands defensive attention. Elite decision maker. Halliburton sets the tone for and the tempo for this team. उसको इस टीम में कंट्रीब्यूट करने के लिए he does not have to score 30 plus to dominate a game. उसको क्या करना है, he has to set up the table for his team members. उनके लिए गेम आसान बनाता है, जो कि वो बहुत अच्छा करता है। Surprisingly, despite being seen as a weaker defender in the Pacers lineup, Halliburton is still an above average defender who steps up in key moments. तो defensive side में भी he is not that bad.
फिर से रिमाइंड कराता हूं, मैंने लास्ट टाइम क्यों पूछा था ओवररेटेड है कि नहीं है Halliburton. 14% of the NBA players voted Halliburton as the most overrated player. Per me, and I'm assuming for a lot of NBA fans, definitely he's not overrated. If at all, he's underappreciated. Super simple. और एक और मैंने जो लाइन पहले भी बोली थी पेसर्स की तारीफों में, पेसर्स in 2022 was 29th in assists. Now it is the best passing team in NBA. So and Sacramento Kings, although it is a mid-tier team, I think they made a disaster of a trade by trading a player like Halliburton for Domantas Sabonis. ओके, दो चीज़ मेरी इसमें, ठीक है भाई, मानते हैं हैलिबर्टन बढ़िया खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है। इस सीज़न अपन ये चीज़, एक और मैं चीज़ नोटिस कर रहा हूँ और ये हर जगह आ भी रहा है कि अगेन दिस सीज़न इट इज़ गोइंग टू बी अ न्यू चैम्पियन, राइट। हर सीज़न अब अपन काफ़ी, आई थिंक 7-8 साल हो गए हैं रिपीट बैक टू बैक चैम्पियंस अपन ने नहीं देखे हैं। पहले के NBA में आई थिंक 80s 90s में देर वर ओनली बॉस्टन एंड लेकर्स, देन इट वाज द बुल्स इन 90s, देन इट वाज लेकर्स एंड स्पर्स, देन इट वाज GSW, हीट, और चल एक चैम्पियनशिप खैर कैव्स ने भी निकाल ली थी। बट आई थिंक डायनेस्टीज़ का एरा ख़त्म हो गया है। इन द लास्ट 8 years वी हैव सीन बैक टू बैक कोई भी टीम रिपीट नहीं कर रही है, और इस साल तो all these new players, all these new teams, maybe I think 50 साल बाद निक्स और पेसर्स तो आई थिंक ABA के टाइम पे जीती थी लास्ट, और निक्स भी 73 में लास्ट जीती थी, और OKC आई थिंक सोनिक्स के टाइम पे लास्ट जीती थी, और किसी ने भी चैंपियनशिप बेसिकली टिम्बरवुल्व्स हैज नेवर रीच द फाइनल्स आई गेस। तो विवेक तुझे क्या लग रहा है भाई, वेयर द NBA इज हेडिंग टू, देयर इज अ न्यू चैंपियन एवरी सीजन, तुझे उस पर क्या कहना है? भाई एक ही 4 वर्ड्स में कह दूंगा, डिक्लाइन ऑफ NBA डायनेस्टीज। फॉर द 7th year straight, तूने सही कहा, देयर हैज बीन नो रिपीट NBA चैंपियन। इनफैक्ट सिंस 2019, करेक्ट करना मुझे अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, देयर नो पास्ट चैंपियन हैज मेड इट आउट ऑफ द सेकंड राउंड इवन सिंस 2019। नहीं, तो इतना अबे बुरा हाल है। GSW ने टाइटल मारा है। अरे 2019 बोल रहा हूँ ना, पास्ट चैंपियन मतलब पिछले साल का, हाँ अच्छा ऐसे। हिस्टोरिकली नहीं, वैसे तो यार हाँ। सेल्टिक्स कितना जीता है भाई, हाँ। ठीक है ना, मतलब हाँ। वो बोल रहा हूँ कि पिछले साल जो जीता हो हाँ। वो नेक्स्ट ईयर सेकंड राउंड के बाहर भी नहीं आया। तो मेरे ख्याल से डायनेस्टीज आर डेड। 2-3 रीजन है इसके लिए। पहला रीजन, सैलरी रूल्स पनिश बिग स्पेंडर्स। न्यू CBA रूल्स माइट जस्ट मेक डायनेस्टीज इम्पॉसिबल। लग्जरी टैक्स, रिपीटर टैक्स, second apron induced trade restrictions, all of these make it difficult to keep the core together for a sustained length of time. Second, superstars can't carry alone. हमने पहले भी बात की है, they need elite depth to complement their game. इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं 2 players, 2 best players in the current NBA, Joker, 2 straight Game 7 losses in round 2 in 2 years. Giannis, 0 second round wins since 3 years. अब तुम अगर देखो what is a successful team in NBA today? It has to be young, it has to be deep, with a healthy payroll. Look at OKC, 25th most expensive team है वो, and it has elite depth. SGA is the highest salaried player in the team. Second highest is Hartenstein. अब मुझे नहीं पता will they be able to keep this core together जब उनको salaries पे, और when a big payday comes for Chet Holmgren and Jalen Williams, it might be difficult for them to keep this core together. Same with Pacers, 18th most expensive with a deep roster, but they will also have to make decisions in the near future. Miles Turner will command more money and he will get expensive. So will be the case with a Neesmith or an Emhard when time comes. ये तो रोस्टर को साथ में या रोस्टर कंस्ट्रक्शन की बात हो गई, बट एक रिपल इफेक्ट जो मुझे लगता है ऑफ नो रिपीट चैंपियंस इन द NBA इज दैट वी डू नॉट हैव अ क्लियर फेस ऑफ द NBA एनीमोर. देयर आर अदर फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं, बट कंसिस्टेंट विनिंग एंड सस्टेन डोमिनेंस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू क्राउन समवन एज द फेस ऑफ द लीग. तूने बोला, जो टीम्स तूने बताई अभी शुरुआत में गिरा कि इनकी रिपीट चैंपियंस होते थे ये,
तो NBA had Magic at that point in time, Bird, then Jordan, then Shaq, Kobe, LeBron, Curry. But in the last 6-7 seasons, 7 different champions in 7 years points towards a no clear face. तो मुझे लगता है in this era of unprecedented NBA parity, I hope deserving players like a Nikola Jokic or a Giannis do not end up finishing their careers with just 1 or max 2 rings. So that is what worries me. Other than that, मतलब हम पहले से देख रहे हैं तो we are used to having a team or used to seeing dynasties. So it is a change, but a welcome change, but with these ripple effects. आशीष ने माइक उठाया है. ओके आशीष, हाँ यार मेरे को ये लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो NBA लैंडस्केप में कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। ये पहले जो टैलेंट की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो फेस ऑफ द लीग की बात कर रहा था विवेक, तो वो ये था कि डिस्पैरिटी बहुत थी इन टर्म्स ऑफ टैलेंट। अभी टैलेंट इतना ज़्यादा है, हर टीम के पास जो मार्जिन ऑफ एरर है वो काफ़ी कम है। तुम देखोगे यार, अगर एक प्लेयर भी इंजर्ड होता है ना किसी भी टीम में, या फिर एक प्लेयर की ट्रेड भी होती है ना, तो टीम के डायनामिक्स पूरे चेंज हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये हो गई है कि जो ट्रेड का जो एक तरीके से कल्चर बन चुका है, मतलब अपन देखते थे कि अर्ली 90s में या फिर इवन अर्ली 2000s में ट्रेड इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं थी एक तो, और इतनी ज़्यादा ईजी नहीं थी। मतलब आजकल हर कोई बैठ के सिर्फ ये बात करता है कि ये प्लेयर नेक्स्ट सीजन यहाँ जाएगा, ये मिड सीजन में वहाँ चला जाएगा। तो मतलब एक तरीके से लोग एवेंजर्स असेंबल कर रहे हैं, फिर उसको तोड़ने के लिए अगले साल कोई दूसरी टीम असेंबल कर रहे हैं। तो वहाँ पर ये लैंडस्केप बहुत चेंज हो गया है, इसलिए बहुत डिफिकल्ट है। इवन फेस ऑफ द लीग इसलिए नहीं मिल पा रहा अपने को क्योंकि अपन किसी को बोल ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ ये और स्टार्ट हो चुकी है आफ्टर आई थिंक माइकल जॉर्डन, चैंपियनशिप जीतना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया दूसरे प्लेयर्स के लिए टू सस्टेन दियर लेगेसी। अदरवाइज उसके पहले तुम देखोगे बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम साथ में लिए जाते थे, लेकिन उसके बाद अपन ने एक सिंपल सा फॉर्मूला रख दिया है कि जिस प्लेयर्स के पास ज्यादा चैंपियनशिप है, ही डिजर्व्स टू बी लेट्स से टॉप 5 या टॉप 10 काइंड ऑफ अ प्लेयर। तो इसलिए अपन जो फेस ऑफ द लीग है वो भी डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि किसी भी प्लेयर के पास यार ऐसी डिफाइनिंग लेगेसी चैंपियनशिप है ही नहीं अभी। एक पॉइंट और बोल दूं इस पे, बढ़िया पॉइंट था। आशीष ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि ये प्लेयर मूवमेंट्स वाले, बट प्लेयर मूवमेंट्स और स्टार प्लेयर मूवमेंट्स हमेशा से होते थे। मैं बताऊं क्या चेंज हो गया है और कंपटीशन क्यों बढ़ा है? बिकॉज द क्वालिटी ऑफ रोल प्लेयर्स हैज इंक्रीज्ड। क्वालिटी ऑफ रोल प्लेयर्स जो तुम अभी देखते हो ना इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट क्वालिटी ऑफ रोल प्लेयर्स वी हैड इन द एनबीए अर्लियर। पहले सिर्फ सिंगल डायमेंशनल रोल प्लेयर्स होते थे। अ प्लेयर हु कैन शूट विल ओनली शूट, देयर इज एन एलीट डिफेंडर। बट अगर तुम देखो अब 2-वे या इवन 3-वे प्लेयर्स हु कैन ड्रिबल, पास, शूट, ऐसे प्लेयर्स बहुत आ गए हैं। एंड इनकी जो मूवमेंट्स होते हैं ना, दैट चेंजेस रोस्टर कंस्ट्रक्शन वेरी मच। फॉर एग्जाम्पल तुम अगर देखो डेरिक वाइट जिस दिन मार्केट में आ गया ना भाई, देयर विल बी मतलब लाइन लग जाएगी एंड दैट ही विल बी एन एक्सपेंसिव बाय फॉर एनी टीम। सो दैट इज द रीजन। यार मेरा पॉइंट ये है कि टाइम के साथ ये चेंज, पहले एक मेरा पॉइंट ये पहले एक लाइन और बोल दूं, पहले होता था वो कि तुमने एवेंजर्स असेंबल कर लिया, स्टार्स असेंबल कर लिए। फॉर एग्जांपल मायामी हीट, 3 players, Bosh, LeBron, Heat, Wade. Outside of that, they had a near, let's say, second class or even a third class roster. बट वो जीत गए फिर भी। अब इस टाइम ऑफ एनबीए में नहीं निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल नेट्स ने यही ट्राई किया, असेंबलिंग हार्डन, कायरी एंड केडी, नहीं चला, खत्म हो गया। अब एरा ऑफ बिग 3 और सुपरस्टार टीम्स इज डन। डेप्थ इज किंग एंड क्वालिटी ऑफ रोल प्लेयर्स। आशीष लास्ट पॉइंट, फिर डिस्कशन को वापस एक बार मैं ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस पे लेके जाऊंगा। बता। नहीं, ये जो अपन डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ बास्केटबॉल की बात नहीं है यार, ये ओवरऑल हर एक इंडस्ट्री या हर एक सेगमेंट या हर एक गेम की बात है कि टैलेंट इम्प्रोवाइज ही होता है। मतलब तो क्रिकेट में भी देखेगा, जो टैलेंट पहले था उससे काफी ज्यादा टैलेंट अपने को भी आईपीएल में दिख रहा है, और ये हर जगह रहेगा। ये तो एवोल्यूशन इस तरीके से होता है ना। तो जो प्लेयर्स पहले नहीं खेलते थे अच्छे, आज हर रोल पे वो प्लेयर्स खेलते हैं। सब 3 पॉइंट शूटिंग करते हैं, बॉल हैंडलिंग ठीक है, डिफेंसिव वर्सटैलिटी है, लोग गेम ज़्यादा सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो वो हमेशा रहेगा। आज से 10 साल बाद अपने को और अच्छे प्लेयर्स दिखेंगे। अभी अपने को सेंटर्स दिख रहे हैं जो 3 पॉइंट शूट कर रहे हैं, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी अपने को थोड़ा टाइम बाद काफ़ी सारी चीज़ें दिखेगी। तो वो चलता रहेगा, वो तो अपन उस चीज़ को कभी रोक नहीं सकते। कॉम्पिटिशन हर एक फील्ड में इंक्रीज ही होगा आगे जाकर। मैं पार्टली एग्री करता हूँ, पार्टली नहीं करता, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट कंपटीशन का नहीं है। कॉन्टेक्स्ट है कि एवोल्यूशन ऑफ अ रोल प्लेयर, वो है कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल तूने क्रिकेट से अगर कंपेयर करूँ ना, क्रिकेट में वो जो आ गया है इम्पैक्ट प्लेयर रूल, it will kill the all-rounders. NBA is moving in an exactly opposite direction.
ओके ठीक है बम, मैं तेरे से भाई ये डिस्कशन को ख़त्म करना चाहूँगा। ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस अपन ये एपिसोड इतना ही रखेंगे। दो चीज़ों की, दो प्लेयर्स की अपन ने यार बात नहीं करी। अपन इतना ज़्यादा पेसर्स निक्स में ब्रंसन हैलिबर्टन की बात कर रहे हैं, अपन ने दोनों टीम्स की डेप्थ की बात करी, अपन ने दोनों टीम्स की पॉजिटिव्स की बात करी। बम मैं तेरे से दो प्लेयर भाई, एक प्लेयर द जेस्टी किंग कार्ल एंथनी टाउन्स पे भाई तेरा क्या कहना है? तुझे वो प्लेयर पसंद है, तुझे वो क्यों पसंद है? और तू मुझे ये भी बोल रहा था कि तुझे पास्कल सियाकम भी बहुत ज़्यादा अंडर अप्रिशिएटेड लगता है, तो तू मुझे दोनों का बता दे, तुझे कार्ल एंथनी टाउन्स क्यों पसंद है और तुझे पास्कल सियाकम क्यों पसंद है? भाई कार्ल एंथनी टाउन्स की तो अगर बात करें तो आई थिंक ही इज वन ऑफ द फर्स्ट बिग्स जिसने 3 पॉइंट शूटिंग अडेप्ट करी एंड स्टार्टेड डूइंग इट। एंड आई थिंक उसका जो गेम अग्रेशन है ना, इट इज़ अनलाइक द मॉडर्न बिग्स। मतलब ही इज़ ऑलवेज अग्रेसिव, ही इज़ ऑलवेज टॉकेटिव एंड ही इज़ प्लेइंग लाइक ही वॉज सपोज टू डू, बट लास्ट 2 years वुल्स में ही वॉज मेलो। तो मुझे निक्स में आई थिंक ही हैज़ समथिंग टू प्रूव, वैसा एटीट्यूड लगा उसका। सेकेंडली ही हैज़ रीडिफाइंड हिमसेल्फ कि ही इज़ प्लेइंग विद समबडी हु इज़ मोर क्लच एंड हु इज़ मोर अटेंटिव टू हिज पोजीशंस। तो मतलब तू अगर मैं देखूँ टॉम टिबिडो की भी यहाँ पे तारीफ करूँगा। जेलन ब्रंसन जब फाउल ट्रबल में आया था तो कॉन्फिडेंस कैट में इतना बढ़ा दिया है कि कैट वॉज लीडिंग निक्स, और वहीं जेलन ब्रंसन वॉज आउट फ्रॉम 9th मिनट जब 9 मिनट रह गए थे टू 3.15 मिनट जब रह गए थे, उस 6 मिनट उसने लीड नहीं कम होने दी थी भाई पेसर्स की। मतलब पेसर्स बकेट पे बकेट ट्रांजैक्ट हो रहे थे टिल दैट, मतलब 17 मिनट्स। मुझे अभी मैंने पढ़ी रहा था, मैं कही कि 17 पॉइंट की लीड थी जब ब्रंसन बेंच पे गया था, और जब ब्रंसन वापस आया तब भी 14 पॉइंट की इंटैक्ट थी। तो भाई कैट का रोल वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था। और तू अगर आज भी प्लस माइनस रेटिंग देखे तो निक्स के प्लेइंग 5 में सब नेगेटिव में थे, सिर्फ कैट पॉजिटिव में था। तो दैट जस्ट शोज कि कैट हैज़ प्रूवन कि जब ब्रंसन नहीं है, आई विल टेक द ओनरशिप, आई एम द गो टू मैन एंड सब मेरे थ्रू ड्राइव होगा। और वो उसके ऑफेंस में दिख रहा है, ही इज अग्रेसिव, ही इज गोइंग टू द पेंट एंड स्कोरिंग, फ्री थ्रोज मार रहा है, 3 मार रहा है, सब कर रहा है और स्कोरिंग भी दे रहा है यार। ही इज एवरेजिंग 21 पॉइंट, सेकंड स्कोरर का काम कर रहा है वो टीम में। 12 रिबाउंड, 21 पॉइंट। आज का भी गेम देख लो तो 35 पॉइंट मारे हैं। निक्स हारी है बट स्टिल उनके सेकंड स्कोरर कैट था जिसने 35 पॉइंट मारे। तो आई थिंक कैट का बहुत बड़ा रोल है एंड ही इज ऑब्वियसली फॉर निक्स, आई डोंट नो लाइक टू लाइक कंपैरिजन तुम कैसा करोगे, बट ही इज ऑब्वियसली एन अपग्रेड ओवर रैंडल फॉर निक्स राइट नाउ। ईस्ट पे है, ठीक है, नहीं बट आई थिंक ये जो ट्रेड हुई है रैंडल और कैट की, दोनों टीम के लिए विन विन रही है। कार्ल एंथनी टाउन्स की मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, मैं कुछ देख रहा था तो कार्ल एंथनी टाउन्स इज ऑल्सो, वाइल ही इज अ सेंटर, अपन उसकी थ्रीज की बात करते हैं, ही इज ऑल्सो शूटिंग 38% फ्रॉम 3, जिसकी वजह से थोड़ा डिफेंस स्ट्रेच होता है। उसकी वजह से अगर तुम देखोगे, ही इज ऑल्सो द टॉप 5 इन प्ले ऑफ स्पेसिंग अमंग सेंटर्स। तो बिकॉज ऑफ कार्ल एंथनी टाउन्स 3 पॉइंट शूटिंग, वो ड्राइविंग लेन्स ब्रंसन को मिलती हैं, जिसकी वजह से ही इज एबल टू अटैक। कभी कभार अगर इफ इट डजंट वर्क, इट डजंट वर्क, बट समटाइम्स व्हेन इट वर्क्स इट रियली लुक्स गुड। एक मैं तुमको और एक बात बताऊंगा कि कार्ल एंथनी टाउन्स ने इस सीजन या इस प्लेऑफ्स में तुम देखोगे, ही हैज एम्ब्रेस्ड अ विनिंग रोल ओवर हिज पर्सनल स्टैट्स। कार्ल एंथनी टाउन इज नॉट द कार्ल एंथनी टाउन्स ही वाज लास्ट ईयर। थोड़ा ज़्यादा कंपोज लगता है, थोड़ा ज़्यादा मेच्योर हुआ है ईयर बाय ईयर। शूटिंग तो उसकी चलती है, तो खैर वो अपन बात करते हैं, व्हेन ही शूट्स वो बहुत ज़्यादा सही लगता है, व्हेन ही डजंट शूट वेल तो उसका गेम थोड़ा तुम्हें लगता है। बट अगेन ही हैज़ एटलीस्ट ही हैज़ इवॉल्व्ड हिज गेम, थोड़ा मेच्योर, थोड़ा और ज़्यादा फिजिकल मैचेस में भी अगर तुम देखोगे, ही इज़ अ लिटिल मोर कंपोज्ड दिस ईयर। सो दैट इज़ वाई आई थिंक कार्ल एंथनी टाउन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा उभर के आया है इस सीजन में। हाँ विवेक? नहीं, मेरे को बस मैं श्योर नहीं हूँ स्टैट के बारे में, बट मेरे को लग रहा है, आई थिंक कार्ल एंथनी टाउन्स इज द परफेक्ट पिक एंड रोल पार्टनर फॉर जेलन ब्रंसन। उसने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसने आई थिंक ही इज टॉप 3 इन द एनबीए, 400 प्लस स्क्रीन लगा के कन्वर्ट करवाया है। आई एम नॉट टू श्योर ऑफ दिस स्टैट, बट हाँ टॉप 3 में होगा वो पक्का इन एनबीए इन पिक एंड रोल्स अलोंगसाइड ब्रंसन। ओके बम, जैसे अपन ने निक्स में कार्ल एंथनी टाउन्स की बात करी, भाई एक और चैंपियन प्लेयर है पेसर्स में, पास्कल सियाकम, एनबीए चैंपियन अपने साथ पेडिग्री लेके आता है वो। ही वाज विद रैप्टर्स, ही वन अ रिंग विद देम। पास्कल सियाकम, आई थिंक अपन बात करते हैं, स्टिल अ वेरी अंडररेटेड प्लेऑफ स्टार। तुझे क्या लगता है भाई पास्कल सियाकम का इस सीजन?
भाई आई रिमेम्बर जब हमने टू वे प्लेयर्स की बात करी थी तब पास्कल सियाकम का नाम नहीं लिया था, बिकॉज आई थिंक माइटी पेसर्स को हम भूल ही गए उस कैटेगरी में डालना। हम सिर्फ हैलिबर्टन की बात करते हैं और अभी विवेक ने नाम भी लिया भाई, स्विस मिलिट्री नाइफ। भाई इज एन एलीट टू वे प्लेयर, ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ चैंपियनशिप मेडल टू द टीम, क्योंकि पूरी निक्स की टीम बहुत यंग है एंड प्ले ऑफ एक्सपीरियंस भी बहुत कम है। पास्कल सियाकम ब्रिंग्स इन दैट। एंड आशीष ने, मुझे आज भी याद है जब हमने लास्ट ईयर ड्रिबल एंड डायलॉग स्टार्ट किया था तो आशीष ने एक स्टैट बताया था कि पेसर्स वर द बेस्ट ट्रांजिशन टीम ड्यूरिंग दैट टाइम एंड सियाकम was the best transition player in Raptors, and Pacers went ahead and bought Pascal Siakam. So that speaks volume about Pascal Siakam. Best transition player, elite two-way player, second scorer on the Pacers team. He's always, around the team. Maximum minutes clock करता है भाई वो. 19.6 assists, मतलब I think 1.5 steals, 1 block. भाई सारे स्टैट हैं एक परफेक्ट रोल प्लेयर के पास्कल सियाकम के पास। प्लस जो स्टैट नहीं दिखता वो ये है कि भाई ही लीड्स द डिफेंस। आज भी तुम अगर देखोगे आज के गेम में लास्ट 1 मिनट या 1.5 मिनट रह गया था, उसने 2 टर्नओवर पुश करे थे यार निक्स के, एंड द ब्लॉक ऑन ओजी जो रेफरी ने कॉल भी कर दिया था फाउल, बट उसने फोर्स करा टॉम को कि भाई मतलब रिव्यू लो, आई डिड नॉट। और भाई क्लियर टैप, पोस्ट टैप, हाथ लगा। वो अब एनबीए का रूल ही ऐसा है कि टैप के बाद हाथ लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। वो जितना इंपॉर्टेंट एक बजर बीटर होता है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट डिफेंसिव एंड पे लास्ट शॉट को ब्लॉक करना है। तो जितनी तारीफ हैलिबर्टन की है एज अ क्लच प्लेयर भाई, उतना ही पास्कल सियाकम का भी था। 28 seconds on the clock, 2 turnovers and 1 block. भाई this is defensive masterclass. So I think Pascal Siakam is good, is important, not just good. Guys, I think आज के डिस्कशन में ये मालूम चल गया कि ईस्ट और पेसर्स जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इरेटिक सीरीज रहेगी विवेक की लैंग्वेज में। सो स्टे ट्यून्ड। हम हर गेम तो कवर नहीं करेंगे, बट आई थिंक वील मीट अगेन इन 2-3 गेम्स जहाँ पे हमें थोड़ी क्लियर पिक्चर मिलेगी कि वापस क्या होता है। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड बॉयज एंड गर्ल्स।